बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज हम जो है वो यूनिट नंबर 2 की एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। यूनिट नंबर 2 की जो एक्सरसाइज है उसका क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो एमसीक्यू है। कहता है कि हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स कैन बी अकोमोडेटेड एट द मोस्ट इन द थर्ड शेल ऑफ द एलिमेंट। अब देखिए थर्ड शेल की उसने बात की कि उसमें कौन से इलेक्ट्रॉन है। पहला शेल हमने क्या पढ़ा था, के एल एम। इसके लिए जो n है वो 1 है, इसके लिए 2 है और इसके लिए n की वैल्यू क्या है, 3 है। हमने कहा था कि इसके इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए फार्मूला होता है 2n का स्क्वायर। तो तीसरा शेल उसने कहा है तो 2 इंटू 3 का स्क्वायर, तो ये बन जाएगा आपके पास 9 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 18। तो इसका जो ऑप्शन है करेक्ट वो आपके पास बनेगा 18, जो कि इसका ऑप्शन बनता है बी। पहला जो है उसका ऑप्शन क्या बनेगा आपके पास, बी बनेगा। ठीक है। एमसीक्यू नंबर 2, व्हाट इंफॉर्मेशन वाज ऑब्टेन फ्रॉम द डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट। ऑप्शन ए स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम। नहीं, स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम में एक तो एक्सपेरिमेंट नहीं किया गया था बल्कि ढेरों एक्सपेरिमेंट किए थे, तो ये तो वैसे ही खत्म हो गया। उसने एक एक्सपेरिमेंट का पूछा है। न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन। देखिए प्रोटॉन तो कैथोड ट्यूब से हुआ था लेकिन न्यूट्रॉन नहीं हुआ था, तो ये भी ऑप्शन इसका जाया हो गया। तीसरा है इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। यस, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जो थे वो डिस्कवर हुए थे बाय यूजिंग द डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट। तो जो आपके पास 2 है उसका जो ऑप्शन है वो क्या बनता है आपके पास, सी। नेक्स्ट आपके पास है वाई आइसोटोप हैव नॉट बीन शोन इन द पीरियोडिक टेबल। ये मैंने पढ़ाते हुए भी आपको बता दिया था कि आइसोटोप को पीरियोडिक टेबल में क्यों नहीं रखा गया। उसकी रीज़न ये है कि पीरियोडिक टेबल बेस किया हुआ है नंबर ऑफ प्रोटॉन पे। अगर मैं हाइड्रोजन की, मैंने वहीं पे एग्जांपल दी थी, हाइड्रोजन H एंड H 1 1 1, ये है आपके पास 1 है, ये 2 है, ये 3 है। ये तो ऊपर वाला तो मैस नंबर है, जो कि पीरियोडिक टेबल बेस है किस पे, नंबर ऑफ प्रोटॉन पे। तो इसलिए इसको ज़रूरत ही नहीं है कि आप इसको अलग से पीरियोडिक टेबल में जगह दें। तो इसका जो ऑप्शन आपके पास बनेगा वो है कि पीरियोडिक टेबल अकोमोडेट द लार्ज नंबर ऑफ द आइसोटोप, सम ऑफ द आइसोटोप आर द अनस्टेबल। ये भी नहीं, ऑल द आइसोटोप हैव अ सेम एटॉमिक नंबर सो देयर इज नो नीड टू गिव अ सेपरेट प्लेस। यानी कि जो तीसरा है इसका भी ऑप्शन नंबर क्या बनेगा आपके पास, सी जो है वो करेक्ट है कि इनका एटॉमिक नंबर सेम है, इसलिए इनको अलग जगह देने की जरूरत नहीं है। विच पार्टिकल इज प्रेजेंट इन द डिफरेंट नंबर इन द आइसोटोप। हमने ये भी पढ़ रखा था उसी टाइम भी कि न्यूक्लियस जो होता है उसके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन सेम होता है, सिर्फ एक चीज होती है डिफरेंट, वो क्या है, न्यूट्रॉन। बाज दफा वो आपसे न्यूट्रॉन के बारे में पूछ लेता है, बाज दफा वो आपसे किसके बारे में पूछ लेता है, मैस के बारे में, कि मैस डिफरेंट है। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन आपके पास न्यूट्रॉन है वो बनता है बी। जो फोर्थ है आपके पास उसका जो ऑप्शन है वो क्या है, बी करेक्ट है, बाकी उसके जो है वो करेक्ट नहीं है। In which isotope are the equal number of, MCQ number 5, in which isotope are equal number of the oxygen है। अब वो कहता है कि इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन किस आइसोटोप में इक्वल है। मैं डायरेक्ट ऑप्शन की बात करता हूँ, ऑक्सीजन के आइसोटोप है 16। अब देखिए इसमें क्या मतलब है, इसका क्या मतलब है। अगर आपने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा तो उसको एक बार देख लें ताकि आपको ये टर्म समझ आ जाए। 8 का मतलब है इसके अंदर जो प्रोटॉन है ना वो 8 है। इसका मतलब है इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो भी क्या है, 8 है। इसका मतलब है कि इसका जो मैस है वो कितना है, 16 है। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है इसके अंदर अगर आप न्यूट्रॉन निकालें तो 16 माइनस 8, तो न्यूट्रॉन कितने हो गए, 8। इसका मतलब है न्यूट्रॉन क्या है, 8, इलेक्ट्रॉन क्या है, 8, प्रोटॉन क्या है, 8। तो ऑप्शन जो इसका ये बनेगा आपके पास फिफ्थ का बी बनेगा, फिफ्थ का बी ऑप्शन है और वो यही करेक्ट है। इसको आप जो है वो मार्क कर लें। What will the relative percent of the atomic mass of a nitrogen given in the isotope। अच्छा, उसने नाइट्रोजन की भी आपको परसेंटेज दी है। उसने कहा है कि एक नाइट्रोजन आपके पास 14 है, इसकी परसेंटेज उसने दे रखी है 99.64, और एक नाइट्रोजन है उसकी उसने 15 है और इसकी इसने दिया 0.35। कहते हैं इसका रिलेटिव एटॉमिक मास निकाला। अब ये कॉन्सेप्ट भी मैंने आपको क्लियर करवाया था। तो
इसका तरीक़ेकार क्या था कि एटॉमिक मास को मल्टीप्लाई करो उसकी परसेंटेज के साथ, और वो कितनी है 99.64, फिर प्लस कर दो दूसरे आइसोटोप का मास मल्टीप्लाई बाय उसकी परसेंटेज 0.35, और इसको डिवाइड कर दे मेरे बेटे किसके साथ, 100 के साथ। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास जो ऑप्शन बनता है वो तकरीबन सॉल्व करने के पास बनता है 1400.21 डिवाइडेड बाय आपके पास है 100। ठीक है, इसे 100 से डिवाइड कर देंगे तो बनेगा 14.0021। तो ये जो ऑप्शन है इसको देख लेते हैं, ये आपके पास बनता है बी ऑप्शन। जो आपके पास 6 है इसका भी ऑप्शन क्या है आपके पास, बी। क्लियर है जी यहाँ तक। एमसीक्यूज नंबर 7 जो है वो हमारे पास है, हाउ इज रेडियो कार्बन डेटिंग यूजफुल फॉर आर्कियोलॉजिस्ट। अब जो रेडियो कार्बन डेटिंग है इसको सिंपली कार्बन डेटिंग भी कहा जाता है। मैंने आपको कहा था कि कार्बन डेटिंग से जो एमसीक्यूज आते हैं ना उसमें कार्बन 14 होता है जिसको आप यूज करते हैं, और इसको इस्तेमाल करके जो स्टोन है या जो फोसल्स हैं उनकी एज को डिटरमिन किया जाता है। ठीक है, सो कार्बन 14 इज यूज्ड टू डिटरमिन द एज ऑफ द फोसल्स। तो अब जो फोसल वाला इसमें एमसीक्यूज होगा वो डेफिनेटली ठीक होगा। इट हेल्प्स इन द डिटरमिनिंग द एज ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। Whatever the organic matter is may be in the form of a dead or extinct species और fossils, किसी भी शक्ल में वो मौजूद है तो उसके अंदर जो कार्बन 14 है उसकी रेडियो एक्टिविटी को चेक करके आप जो है वो बता सकते हैं उसकी एज। तो एमसीक्यूज नंबर 7 का जो ऑप्शन है ए, दैट इज द करेक्ट वन। एमसीक्यूज नंबर 8, व्हाट डज कीप द पार्टिकल इन द प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस इंटैक्ट। वो कहता है कि न्यूक्लियस के अंदर जो है वो पार्टिकल को कौन सी चीज जोड़े रखती है, वो न्यूक्लियर बाइंडिंग फोर्स होती है। जो न्यूक्लियस के अंदर जो है वो इसके इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को जोड़े रखती है, वो न्यूक्लियर फोर्स होती है। इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है, पार्टिकल्स आर द हेल्ड टुगेदर बाय स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। तो 8 का भी जो एमसीक्यूज है वो बेहतर है, आप ए ही करें। 8 का भी जो ऑप्शन है वो आपके लिए क्या है, ए ही करेक्ट ऑप्शन है। एमसीक्यू नंबर 9, हाउ डू इलेक्ट्रॉन कीप देमसेल्फ मूविंग अवे फ्रॉम ऑपोजिटली चार्ज न्यूक्लियस, कि वो किस तरह से मूव करते हैं। इसका जो पहला एमसीक्यूज है ना, बाय कीपिंग देमसेल्फ स्टेशनरी, कि अपने आप को वो रोके रखता है एक जगह पर। ऐसा नहीं है, मैंने कहा था इलेक्ट्रॉन तकरीबन स्पीड ऑफ लाइट के साथ मूव कर रहे होते हैं तकरीबन न्यूक्लियस के गिर्द। By revolving around the nucleus due to their wave-like nature, a magnetic field around the nucleus keep them away. अब इसमें ना देखिए स्कैटरिंग, इसे ना स्कैटरिंग कहा जाता है। जो पहला है ना, बाय कीपिंग द स्टेशनरी, के इलेक्ट्रॉन रुका रहे, ये तो गया, ये नहीं होगा। ऑप्शन नंबर जो डी है, अ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड द न्यूक्लियस कीप देम अवे। देखो न्यूक्लियस के अंदर सिर्फ उनका मैग्नेटिक फील्ड होता है जिसके अंदर इवन का कॉन्सेप्ट है ना, मतलब ऑड प्रोटॉन है, उसमें तो मैग्नेटिक फील्ड की बात समझ आती है। इवन के बारे में क्या है, तो ये भी फारग हो गया। बाय रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस, वो तो पहले उसने कहा कि रिवॉल्व कर रहा है, वजह बतानी है, तो ये वजह तो ना हुई। तो एक ही वजह बनती है, ड्यू टू देयर वेव लाइक नेचर। और वेव लाइक नेचर जो थी वो डी ब्रॉगले हाइपोथेसिस ने बाद में आके किया था। क्लासिकली जब थियरी से हम क्वांटम की तरफ शिफ्ट हुए तो इसको बाद में सपोर्ट किया था, ड्यू टू देयर वेव लाइक नेचर। और 9 का जो एमसीक्यूज का ऑप्शन बनेगा वो आपके पास सी बनेगा, वेव लाइक नेचर। क्योंकि वेव जो होती है ना, जब वो वेव लाइक मोशन होता है वो एक जगह पे इलेक्ट्रॉन टिकता नहीं है, ठीक है, तो वो इसलिए अपने आप को स्टेबल कर सकता है वेव लाइक मोशन के अंदर, बाकी तो कोई गुंजाइश ही नहीं बनती। रुबिडियम कंसिस्ट ऑफ द 2 आइसोटोप। ये न्यूमेरिकल टाइप है कि रुबिडियम के 2 आइसोटोप हैं। एक आपके पास है 85 और उसकी जो आपके पास परसेंटेज बनती है दैट इज 72.2, और दूसरा आइसोटोप है रुबिडियम 87। इसकी कहता है परसेंटेज कैलकुलेट करके दो। और इनकी जो रिलेटिव एटॉमिक मास है ना, रिलेटिव एटॉमिक मास, इसे रैम नहीं पढ़ना, कंप्यूटर वाले रैंडम एक्सेस मेमोरी नहीं पढ़ना, रिलेटिव एटॉमिक मास ही पढ़िएगा। वो कितना है 85.47। 85.47। अब देखिए
जस्ट क्या है, थोड़ा सा घुमाया है आपको, है फार्मूला ही वही। हमने फार्मूला पढ़ा था, रिलेटिव एटॉमिक मास इज इक्वल टू है क्या आपके पास एटॉमिक या इसे आप कह लें आइसोटोपिक मास मल्टीप्लाई बाय उसकी परसेंटेज प्लस आइसोटोपिक मास ऑफ सेकंड मल्टीप्लाई बाय उसकी परसेंटेज डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा 100। ये फार्मूला इसमें वैल्यू को पुट कर दें। रिलेटिव एटॉमिक मास उसने कितना दिया हुआ है 85.47 इज इक्वल टू, पहला क्या है 85 मल्टीप्लाई बाय परसेंटेज कितनी है 72.2। सेकंड है उसका एटॉमिक मास, तो आइसोटोपिक मास तो उसने दिया हुआ है वो कितना है 87 मल्टीप्लाई बाय परसेंटेज लिख रहा हूँ क्योंकि वो मुझे दी नहीं हुई, डिवाइडेड बाय हो जाएगा 100। इसको इसके साथ जो है वो क्या कर दें मल्टीप्लाई कर दें, यहाँ पे डिवाइड इधर मल्टीप्लाई होगा तो बन जाएगा 8547 इज इक्वल टू, इसको रिजॉल्व कर लें, इसको रिजॉल्व कर लें, ये जो है आपके पास प्लस में है 85 मल्टीप्लाई बाय 72.2 प्लस 87 साथ आ जाएगा परसेंटेज। ठीक है, अब देखें इसको जो है वो हम ही कैलकुलेटर के साथ जो है इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, मल्टीप्लाई करके आंसर लिखते हैं। कैलकुलेटर के साथ हम जब इसको जो है वो सॉल्व करेंगे तो मेरे पास बनता है 6137 प्लस 87% और 8547, ये यहाँ पे प्लस से इधर जाकर माइनस कर दें, 8547 माइनस 6137 इज इक्वल टू है 87%। इसको माइनस कर दें 8547 के अंदर से, तो आपके पास बनता है 2410 और साथ है 87%। ये हमने तो निकालनी थी परसेंटेज, तो इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई है, इधर आकर डिवाइड हो जाएगा 2410 डिवाइडेड बाय 87 इज इक्वल टू परसेंटेज। तो इसको जब आप करेंगे तो 87 के ऊपर डिवाइड करेंगे तो आपके पास बनेगा 27.70, ये परसेंटेज आपके पास निकल आएगी। अब इसका ऑप्शन देख लेते हैं कि इसमें हमारे पास ऑप्शन क्या है। हमारे पास 27.7 तो नहीं है लेकिन 27.8 ऑप्शन है और वो ऑप्शन बनता है आपके पास बी, तो उसको मैं टिक कर लेता हूं, दैट ऑप्शन इज करेक्ट। ये बेटे हमारे पास थे जो एमसीक्यूज थे हमारे, ये वो थे। और अब चलते हैं जी शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ। मैं आपको जो कॉन्सेप्ट बता दूंगा, बल्कि सेल्फ राइटिंग आप बेशक उसको यूज करते जाइए और सेल्फ राइटिंग में जो है आप उसको लिखते जाइए। अब क्रैमिंग वाला तो सिस्टम नहीं रहेगा इंशाल्लाह, पंजाब बोर्ड में फेडरल की तरह ही मूव करेंगे। पहला क्वेश्चन है कि वाई, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 1, व्हाई इट इज सेड टू बी दैट ऑल द मास ऑफ एन एटम इज कॉन्सेंट्रेटेड इन न्यूक्लियस। हमने ना पढ़ा था ये क्वेश्चन, मैंने जब रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल करवाया था वहीं पर बता दिया था कि जो आपके पास वो गोल्ड फाइल एक्सपेरिमेंट था उसमें हमने क्या देखा था, न्यूक्लियस जो है वो सेंटर में मौजूद है, जो पार्टिकल आते हैं तो वो वापस चले जाते हैं। ठीक है, तो ये पार्टिकल का वापस जो है वो बाउंस बैक होना या डिफरेंट एंगल के ऊपर बाउंस बैक होना, डिफ्लेक्ट होना, ये बताता था कि सेंटर के अंदर एक स्पीशी मौजूद है जो बड़ी हार्ड है या बहुत ज्यादा सॉलिड है, और उसको क्या कहते थे कि उसने बताया था कि न्यूक्लियस जो है वो दैट इज अ हार्ड, न्यूक्लियस का जो स्ट्रक्चर है वो हार्ड है। नेक्स्ट जो है वो हमारे पास वाई आर अ डिफरेंट एलिमेंट फ्रॉम एन अदर, वाई आर एलिमेंट्स डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर, के एक एलिमेंट जो है वो दूसरे एलिमेंट से डिफरेंट क्यों है। मसलन अगर एक हाइड्रोजन है दूसरा हीलियम है, दोनों डिफरेंट क्यों है, तो आप कहेंगे हाइड्रोजन के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन अलग है, दूसरे एलिमेंट के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन अलग है, एंड द प्रॉपर्टी ऑफ द एलिमेंट आर एक्चुअली डिटरमाइंस बाय द नंबर ऑफ द प्रोटॉन, सो पर्टिकुलर नंबर ऑफ द प्रोटॉन आर एसोसिएटेड विद द पर्टिकुलर एलिमेंट, सो दैट इज व्हाई दे हैव अ स्पेसिफिक और द यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स। Got it? So इसको आप इसको जो है वो लिख लीजिएगा। How many neutrons are the present in the bismuth, और उसको आपको उसने जो है वो न्यूमेरिकल टाइप ही बताया हुआ है 2, 1, 10, 83, ये उसने आपको बताया हुआ है। देखें इसके अंदर आपने फाइंड करने हैं न्यूट्रॉन। मैंने आपको बताया था कि न्यूट्रॉन का तरीकेकार क्या होता है, जो आपके पास मैस होता है ना वो इक्वल टू है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। मैस इसका कितना ये ऊपर लिखा हुआ है 210 इज इक्वल टू प्रोटॉन कितने हैं 83 प्लस न्यूट्रॉन निकालने हैं 210 माइनस 83 इज इक्वल टू है n,
तो आप ये क्या करें, इसको माइनस कर लें, 210 माइनस क्या हो जाएगा आपके पास 83, तो आपके पास बनेगा 127। दीज आर द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इन बिस्मिथ। Why tritium are a radioactive element? So as far as the radioactivity is concerned, I already told you that the nucleus of the element is a very unstable. So because of which they radiate the different kind of the radiation to gain the stability to decrease their energy. So tritium is an element which have a high instability of nucleus. So that is why it is a radioactive. How can atom absorb this word is actually evolve, not involve. Got it? So spelling mistake is over there. So atom जो है वो एनर्जी को कैसे एब्जॉर्ब करता है, कैसे रिलीज करता है? I have told you in the Bohr atomic model, whenever an electron is remain in the particular orbit, it neither absorb the energy nor radiate the energy. Only the energy will be absorbed when the electron is moved from a lower orbit to a higher orbit, and energy will be released when the electron is moved from a higher orbit to lower orbit, and the difference of energy will be given as delta E is equal to. स्लो कर लीजिएगा, स्पीड मैं इसलिए कर रहा हूँ कि वीडियो जो है वो ज़्यादा लंबी ना हो जाए। अगर आपने लिखना चाहते हैं तो फिर बेशक वीडियो स्लो कर लीजिएगा। डेल्टा इज इक्वल टू है E2 माइनस E1 which is equal to h mu. H mu is a frequency of the light, as well as the h is the Planck's constant, and its value is a 6.625 multiplied by 10 to the power minus 34 joule second. Question number 3. Why does energy of the electron is increase as we move from a one shell to another shell? बहुत इंपॉर्टेंट है। कहता है कि एनर्जी इलेक्ट्रॉन की क्यों बढ़ जाती है। अच्छा, यहाँ पे दो एनर्जी होती है, देयर आर द टू एनर्जी व्हिच आर द कंसर्न विद द इलेक्ट्रॉन। दो एनर्जी होती है इलेक्ट्रॉन की, एक होती है पोटेंशियल एनर्जी, एक होती है काइनेटिक एनर्जी। एज अ डिस्टेंस इज द मूव फ्रॉम वन ऑर्बिट टू अनदर ऑर्बिट, और वी मूव फ्रॉम one shell to another hard shell, the revolution of the electron around the nucleus is decreases with the passage of a time with the shell to shell. इलेक्ट्रॉन की जो मूवमेंट है वो क्या होती है, डिक्रीज हो जाती है, डिक्रीज होती है इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट। अब क्या हुआ कि आपके पास जितना डिस्टेंस बढ़ता जाएगा इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट कम होगी, यानी कि इसकी काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होगी। लेकिन न्यूक्लियस से डिस्टेंस बढ़ने की वजह से न्यूक्लियस की और इसकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो गई, डिक्रीज होगी, जिसकी वजह से इसकी पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हो गई। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जो पहले शेल का इलेक्ट्रॉन है वो बहुत ज्यादा मूव करता है, दूसरे शेल का इलेक्ट्रॉन थोड़ा मूव करता है, लेकिन पहले शेल पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन न्यूक्लियस की ज्यादा है, दूसरे पर कम है, तो दूसरे की काइनेटिक एनर्जी कम है और पोटेंशियल एनर्जी उसकी क्या है, ज्यादा है। ये ऐसी है, ये बुक इस वक्त ये पॉइंटर यहाँ पे पड़ा हुआ है, इसकी पोटेंशियल एनर्जी कम है। इसको मैं उठा के बहुत ऊपर ले जाऊं, तीसरी या चौथे पांचवें फ्लोर पे ले जाऊं, तो न्यूक्लियर जमीन के साथ इसकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाएगी और इसकी एनर्जी ज्यादा हो जाएगी। Why it is needed to lower the pressure inside the gas tube? As far as the pressure inside the gas is concerned, whenever the gas is enclosed in the gas discharge tube, the pressure should be reduced because it is impossible to conduct the electricity with the high or ordinary pressure. पहली दो तीन चीजें रीजन है, और दो तीन रीजन है उसमें। जो पहली रीजन है वो ये है कि प्रेशर जो है वो इसलिए कम किया जाता है कि वो कैथोड ट्यूब के जो इलेक्ट्रोड होते थे ना, ये दो इलेक्ट्रोड जो होते थे ट्यूब के, इनके दरमियान एक तो वो इलेक्ट्रिसिटी वो गुजर सके, वो पास कर सके। अगर प्रेशर ज्यादा होगा तो वो इलेक्ट्रिसिटी क्रॉस नहीं कर सकती। दूसरी रीजन क्या है कि अगर गैस रिड्यूस ना हो तो देयर विल बी द एम्पल ऑफ द इलेक्ट्रॉन, अ लॉर्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी प्रोड्यूस ओवर हियर व्हिच कैन आल्सो हीट अप द इलेक्ट्रोड व्हिच आर द प्रेजेंट इन द गैस डिस्चार्ज ट्यूब। तो देयर आर द टू रीजन दैट इज द सफिशिएंट, जिसको आप एक्सप्लेन करेंगे। एक ये कि बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन पैदा हो जाएंगे अगर प्रेशर हाई रहा, और दूसरी रीजन क्या है कि नॉर्मल टेम्परेचर के ऊपर अगर प्रेशर रिड्यूस ना करें तो ये इलेक्ट्रॉन की जो मोशन है ये नहीं होगी। What is the classical concept of electron? How this concept is? बहुत 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 डिटेल में इस पे बात करने वाली है कि क्लासिकल इलेक्ट्रॉन, पहले जे थॉमसन आया, उसने कहा कि इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव चार्ज के अंदर फंसे हुए हैं, ठीक है। और बाद में क्वांटम मैकेनिक्स आई, उसने कहा नहीं ऐसा नहीं है,
एटम इलेक्ट्रॉन जो एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल है। पहले फिर जो क्लासिकल थ्योरी थी वो कहती थी कि इलेक्ट्रॉन जो है वो उसके गिर्द मूव कर रहा है, जिसकी पोजीशन को डिटेक्ट किया जा सकता है। क्वांटम मैकेनिक्स आई, उसने कहा हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल दिया, उसने कहा कि इसकी पोजीशन को लोकेट भी नहीं किया जा सकता। क्लासिकल थ्योरी कहती थी ये पार्टिकल लाइक मूव करता है, लेकिन क्वांटम थ्योरी कहती थी कि ये पार्टिकल लाइक भी मूव करता है और साथ साथ वेव लाइक भी मूव करता है। तो ये कॉन्सेप्ट आहिस्ता आहिस्ता चेंज होता चला गया। वाई द न्यूक्लियाई ऑफ द रेडियोएक्टिव आर हाईली अनस्टेबल, एक तो उनकी एनर्जी ज्यादा है, दूसरी अनस्टेबिलिटी क्यों आती है? दो चीजें होती हैं। ये हमारे पास न्यूक्लियस था, न्यूक्लियस में दो चीजें होती है, एक होता है प्रोटॉन, एक होता है न्यूट्रॉन। इनकी रेशो होती है। दूसरी जो है प्रोटॉन के साथ रिपल्जन बिटवीन वन प्रोटॉन एंड अदर प्रोटॉन। ये जो रिपल्जन होती है ये क्या करती है, आपके पास इंक्रीज कर देती है एनर्जी को। लास्ट क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, वो है ड्यूरिंग द डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट हाउ डिड द साइंटिस्ट कंक्लूडेड दैट द सेम टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड द प्रोटॉन आर प्रेजेंट इन ऑल द एलिमेंट्स। के साइंटिस्ट को कैसे पता लगा कि अगर इसमें अभी इलेक्ट्रॉन है और किसी और एलिमेंट में इलेक्ट्रॉन है, दोनों इलेक्ट्रॉन सेम है। तो याद करें देयर वर द फ्यू प्रॉपर्टी व्हिच वी डिस्कस दैट बाय इंप्लीमेंटेशन ऑफ अ इलेक्ट्रिक फील्ड ओवर द gas discharge tube we concluded that the deflection of the particle toward the respective pole or the respective plate indicate that the similar kind of the rays are produced by that element. In the magnetic field the deflection shows that the similar deflection was shown by the each kind of the element, either the rays or the gas inside the glass tube was changed, so there was no effect over the प्रॉपर्टी ऑफ दैट रेज। तो जो उन्होंने प्रॉपर्टी को लगाया था, इंप्लीमेंट किया था इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, उसने ये बात को जाहिर किया कि इनके ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं होता, सेम इफेक्ट ही रहती है, जैसा एक में वैसा ही दूसरे के अंदर है। सो मीनिंग देयर बाय द प्रोटॉन एंड द इलेक्ट्रॉन आर द सेम इन द सेम सिचुएशन। एक एक्सरसाइज का बेटे न्यूमेरिकल है, आइसोटोप वाला बाकी तो सारे कवर कर लेंगे, ये न्यूमेरिकल है वो सेम इसी तरह से करना है। उसमें ना आइसोटोप काफी ज्यादा दिए हुए हैं, पहला आइसोटोप उसकी परसेंटेज प्लस दूसरा आइसोटोप उसकी परसेंटेज प्लस तीसरा पहले 14, बेशक 50 दे दे तो आपने 50वां आइसोटोप मल्टीप्लाई बाय उसकी परसेंटेज डिवाइडेड बाय 100, उससे करेंगे मरकरी वाला, वो सॉल्व हो जाएगा। अगर आप लोगों से सॉल्व ना हो सो देन प्लीज आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, अल्टीमेटली आई विल सॉल्व इन द पेज एंड डेफिनेटली आई विल पोस्ट इन द कम्युनिटी ग्रुप, तो वहां पर उसको पोस्ट कर दिया जाएगा। उम्मीद है आपको समझ आई होगी, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जो है वो ध्यान से जो है प्रिपेयर करें। नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट वीडियो के साथ इंशाल्लाह मुलाकात होगी। दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।